सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तब वो ये मानकर चल रहा था कि महज हफ्ते भर में ये युद्ध वो जीत लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन में रूसी सैनिकों के पसीने छूट रहे हैं। रूसी सेना के कमांडर ने ये कबूल किया है कि जेलेंस्की से ये मुकाबला आसान नहीं है। यानी कि रूसी कमांडर ये मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन से युद्ध नहीं जीत सकता। और यूक्रेन के बीच आर पार की जंग जारी है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों से हवाई हमले तेज कर दिए गए हैं। सोमवार और मंगलवार को रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से भी हमला किया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। हालांकि यूक्रेन की सेना का दावा है कि वो रूसी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालांकि अपने सैनिकों को खतरे में डाले बिना रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर घातक हमला किया। एक साथ की सुसाइड ड्रोन से कीव की कई इमारतों को निशाना बनाया गया। रूस के ड्रोन हमलों से कीव बुरी तरह से हिल गया। लोग इन ड्रोन्स पर असॉल्ट राइफलों से गोलियां दागते भी दिखाई दिए, लेकिन ये आत्मघाती ड्रोन जिस काम से आए थे वो उन्होंने पूरा किया। देखिए, बात ऐसी है, जब 24 फरवरी को ये अटैक किया गया था तो तब ऐसा लग रहा था जो अगले 8-10 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा और यूक्रेन अपने घुटने टेक देगा, क्योंकि रूस बहुत ही बड़ी महाशक्ति है। परंतु अब हम देख रहे हैं करीब 9 महीने को आ गए हैं, परंतु फिर भी यूक्रेन ने अपनी हार नहीं मानी है। यहाँ तक कि कुछ हिस्सों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को पछाड़ दिया है और अपनी जो उसने क्षेत्रफल अपना जो कुछ खोया था उसमें से वापस पाने में काफी वो सफल हुआ है। हर कामिकेज ड्रोन में आगे एक कैमरा और कुछ सेंसर्स लगे होते हैं। ड्रोन में गाइडेड हथियार लगाए जाते हैं, यानी ड्रोन और हथियार को टारगेट की लोकेशन पता होती है। ड्रोन के जीपीएस पर लोकेशन लॉक हो जाती है, तब ये टेक ऑफ के बाद सीधे लक्ष्य तक पहुंचकर खुद को उड़ा लेता है। ऐसे ड्रोन्स अलग अलग रेंज के होते हैं, उनके हथियारों का वजन भी अलग अलग होता है। सुसाइड ड्रोन्स की खासियत यही होती है कि ये खुद तो मरेंगे ही, लेकिन दुश्मन टारगेट को भी खत्म कर देंगे। इन्हें वापस लाने का कोई टेंशन नहीं होता। इन्हें सेना की भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है। इनमें इमारत, टैंक, बख्तरबंद वाहन, सैनिकों के समूह पर कहीं भी गिराया जा सकता है। अगर एक बार इनके अंदर दुश्मन टारगेट की लोकेशन फीड कर दी गई तो उसके बाद ये उसकी मौत की खबर दे देता है। इसी बीच रूसी कमांडर के एक बयान ने रूस की सेना की कमजोरी से पर्दा उठा दिया। रूसी वायुसेना के जनरल सरगेई सुरोविकिन ने सरकारी समाचार चैनल रूसिया 24 टेलीविजन को बताया, इस क्षेत्र में स्थिति कठिन है। दुश्मन जानबूझकर खेरसोन में बुनियादी ढांचे और आवासीय भवनों पर हमला कर रहे हैं। मैं समझता हूं जो कहीं पर
यूक्रेन की जो फौज है उनको बहुत ही सफलता मिली है। और कुछ जो एट ए डिस्टेंस ये रूस वहां पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मिसाइल अटैक कर रहे हैं, तो उनको भी सफलता प्राप्त हुई है। तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा आगे चलते हुए। और जैसे ये 9 महीने तक युद्ध खिंचा है तो ये आगे भी खिंच सकता है, परंतु इसको बहुत ही ऊपर एस्केलेट कर दिया गया है। खेर्सोन में नियुक्त रूसी गवर्नर व्लादिमीर साल्डो ने कहा कि यूक्रेनी सेना के हमलों से बचाने के लिए 4 शहरों से कुछ नागरिकों को निकालने का फैसला लिया गया है। Еще раз хочу сказать, что наша армия обладает очень сильными возможностями для того, чтобы отбить любую атаку. Но для того, чтобы военные работали спокойно и не думали о том, что за ихними спинами стоят мирные жители, нужно. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के लगभग 1/3 बिजली स्टेशनों को नष्ट कर दिया है। Але зараз, так само, як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики і обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії. Чим більше свідомим є наше побутове споживання електрики з 17 по 23 години, тим більш стабільною буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила, для пікових годин допомагає всій країні. Будь ласка, пояснюйте це родичам, друзям, сусідам, щоб спрямувати наше національне єднання до спільного і дуже потрібного результату. 24 फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। जंग की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े मिसाइल हमले किए थे। हालांकि यूक्रेन से कड़ी टक्कर मिलने के बाद अप्रैल में रूस ने कीव से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। लेकिन अब कीव पर रूस ने फिर से हमले करना शुरू कर दिया है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर और हमलों की चेतावनी दी है। यूक्रेन के मोर्चे पर लगातार पिछड़ रहे रूस ने अब बेलारूस के साथ हाथ मिलाया है। बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि उनका देश रूस की सेनाओं को अपने यहाँ बैरक बनाने और अभियान छेड़ने के लिए एयरबेस मुहैया कराएगा। हालांकि लुकाशेंको ने ये साफ नहीं किया है कि बेलारूस में रूस की कितनी फौज रहेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ दिनों पहले पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि नेटो के कुछ बड़े नेता रूस के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पुतिन ने ये भी कहा कि अगर पश्चिमी देश हमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल करेंगे तो रूस भी अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि वो अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। यही नहीं, अमेरिका लगातार यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद भी कर रहा है। इसके अलावा नेटो देश भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं, जिससे कि रूस के लिए ये मुकाबला और मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच खबर ये है कि रूस के 2 बॉम्बर अमेरिका के हवाई क्षेत्र में घुस गए। हालांकि अमेरिका के F-16 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर को खदेड़ दिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग में तीसरा मोर्चा भी खुल चुका है। अमेरिका पर अपनी धौंस जमाने के लिए रूस ने अलास्का की सीमा के पास अपने 2 परमाणु बॉम्बर भेज दिए।
रूस की इस हरकत से चिढ़ी अमेरिकी वायुसेना एक्शन में आ गई और उसने अपने फाइटर जेट F-16 को रूसी बॉम्बर को खदेड़ने के लिए दौड़ा दिया। अमेरिकी F-16 जेट ने रूसी Tu-95 बॉम्बर को दौड़ाना शुरू किया। अमेरिकी एयरफोर्स के इस एक्शन पर रूसी Tu-95 बॉम्बर की फजीहत शुरू हो गई और हालत ये हो गई कि रूसी Tu-95 बॉम्बर को वहां से दबे पांव भागने पर मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि रूस और अमेरिका के बीच ये उकसावे की कार्रवाई सोमवार को हुई, लेकिन इसमें रूसी वायुसेना को दुम दबाकर भागना पड़ा। और ये कहना अनुचित नहीं होगा कि रूस को अमेरिका के सामने एक बार फिर झुकने पर विवश होना पड़ा। मैं नहीं समझता हूं जो जहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध इस समय है, तो रूस ऐसी हिमाकत कर सकता है जो वो अपने बॉम्बर्स अमेरिका के पास भेज दे। देखिए, वहां पर भी यूक्रेन में भी उसके कोई इतने अच्छे खास हालात नहीं हैं, क्योंकि वहां पर हमने देखा है कर्श ब्रिज को अभी उन्होंने उड़ा दिया है। यूक्रेन की जो सेना है उन्होंने काफी वहां पर जीत हासिल की है, करीब 2500 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने जीत लिया है। तो इसीलिए रूस थोड़ा सा बैकफुट पर है वहां पर। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि उनके वायु क्षेत्र में रूसी बॉम्बर के घुसपैठ की सूचना मिली। इसके बाद फौरी कार्रवाई करते हुए 2 F-16 फाइटर जेट को रूसी बॉम्बर को खदेड़ने के लिए रवाना किया गया। हालांकि रूसी बॉम्बर ना तो अमेरिका और ना ही कनाडा की वायु सीमा में घुसा और अमेरिका रूसी बॉम्बर को खतरे के रूप में नहीं देखता है। अमेरिकी वायुसेना ने जोर देकर कहा कि उनके वायु क्षेत्र के पास से गुजरने वाले विदेशी विमानों पर कड़ी नजर रखी जाती है और रूसी बॉम्बर ऐसे समय पर अमेरिकी सीमा के पास मंडराए हैं जब यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। ये बहुत ही बड़ा मामला है जो अगर रूस ने अपने बॉम्बर भेजे हैं अलास्का के पास, जो कि अमेरिका का एक हिस्सा है, और उसके बाद अमेरिका ने भी अपने वहां पर F-16 फाइटर जेट्स वहां पर लगा दिए हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा मामला है। तो देखिए, आजकल ऐसा भी है जो बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी निकल कर आ रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दूसरी साइड को कंफ्यूज करने के लिए, दूसरी साइड के पास ऐसी खबर भेजने के लिए जिससे कि वो थोड़ा बैकफुट पर हो जाए। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सहायता दी है और रूस के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर नेटो के सैनिकों ने रूस से सीधे भिड़ने की कोशिश की तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पुतिन ने ये भी कहा कि अब यूक्रेन के खिलाफ भीषण हमला करने की जरूरत नहीं है और रूसी सेना में रिजर्व सैनिकों को बुलाए जाने का काम पूरा होने जा रहा है। वहीं रूस की इच्छा यूक्रेन के साथ बातचीत करने की है, लेकिन इसके साथ ही पुतिन ने ये भी कहा कि यूक्रेन अगर बातचीत के लिए तैयार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता की जरूरत होगी। जबकि रूसी सेना के नए कमांडर सर्गेई सुरोविकिन ने कहा कि यूक्रेन के खेरसोन, जिस पर रूस का कब्जा है, वहां के नागरिकों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। सुरोविकिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूसी सेना को अलग अलग मोर्चों पर लगातार झटका लग रहा है और उसकी निर्भरता ईरान की मिसाइलों और ड्रोन पर बढ़ रही है। यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए रूस को ईरान कामिकाजे या शाहिद 136 ड्रोन दे रहा है। हालांकि यूक्रेनी सेना भी खेरसोन में रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। Звичайно, все це поєднується з нашими заходами для посилення оборони проти дронів. Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії
по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. बता दें, खेरसौन नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद से खेरसौन उन पहले इलाकों में से है जिस पर रूस ने कब्जा जमाया था। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन के पलटवार से बचने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 24 फरवरी को शुरू हुई रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस जंग में दोनों तरफ से सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक पुतिन ने रूसी सेना के 3 जनरलों को बदला है, यानी कि पुतिन की रणनीति जेलेंस्की के आगे फेल होती नजर आ रही है। करीब महीने भर पहले रूस में रिजर्व सैनिकों की भर्ती भी की गई थी, लेकिन अब उन सैनिकों के ताबूत वापस लौट रहे हैं, जिससे रूसी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग को दोनों देशों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। इस युद्ध में दोनों देशों के सैनिक भी मारे जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों का आंकड़ा तो सामने आता है, लेकिन रूस का नहीं, जबकि रूसी सैनिक यूक्रेन में बेहद मुश्किलों से जूझ रहे हैं। उनके पास मशीन गन, कपड़े और जूते तक नहीं है, और कई सैनिक तो उम्रदराज हो चुके हैं, जिससे उनकी हालत बेहद खराब हो चली है। एक रूसी महिला के मुताबिक जंग तो लड़नी है, लेकिन उसके लिए जरूरी सामान भी खुद खरीदना पड़ रहा है। वहीं दिक्कत ये भी है कि यूक्रेन में हमलों के खिलाफ रूस में कोई आवाज भी नहीं उठा सकता, यानी रूस में जुबान पर भी सत्ता का पहरा है। जानकारों का कहना है कि पुतिन बिल्कुल नए रंग रूटों को मोर्चे पर भेज रहे हैं। इन्हें तो ट्रेनिंग तक नहीं ठीक से मिली है, और न ही जंग लड़ने के लिए इनके पास जरूरी सामान ही है। वहीं युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों का आंकड़ा तो किसी के पास मौजूद ही नहीं है, लेकिन रूस में उसके सैनिकों के ताबूत ही ज्यादा लौट रहे हैं। कुछ इसमें सच्चाई हो सकती है, परंतु कुछ इसमें ये भी फेक न्यूज भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ग्रे वॉरफेयर का भी एक हिस्सा हो सकता है। अभी हमने ये भी सुना था, जो 3 लाख जो मोबिलाइजेशन की ड्राइव रूस में शुरू हुई थी, उसमें जो भी वहां पर आए हैं बहुत काफी ज्यादा उम्र के लोग थे, या फिर बहुत लोग वहां से 8 लाख लोग या 10 लाख लोग वहां से भागकर चले गए हैं, रूस से भागकर चले गए हैं दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में, क्योंकि वो अपने को उसमें फौज में, रूसी फौज में दर्ज नहीं करवाना चाहते हैं। करीब महीने भर पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश में आंशिक सैन्य लामबंदी का आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि रूस अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा, और ये कोरी बयानबाजी नहीं है। इसके साथ ही देश में अब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात भी किया जाएगा। इसी दौरान पुतिन ने ये भी कहा, पश्चिम ने सीमा पार कर दी है। पश्चिम रूस को कमजोर करने, विभाजित करने और नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा, हम निश्चित रूप से रूस और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास तबाही मचाने वाले हथियार हैं। मैं सेना की लामबंदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसी साल फरवरी महीने की बात है। 24 फरवरी 2022 को वो मनहूस दिन जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया।
रूस के ताबड़तोड़ हमले से ऐसा लग रहा था कि पुतिन काफी जल्दबाजी में है और महज एक हफ्ते में युद्ध निर्णायक साबित होगा। लेकिन 8 महीने बीत चुके हैं और लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि लगातार पुतिन की ओर से परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। युद्ध कितना भयावह हो सकता है, इसका अंदाजा दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लग चुका है, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। पल भर में लाखों जिंदगियां उजड़ गई थी और जो बचे वो अपंगता के शिकार हो गए। यूक्रेन रूस युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के 8 महीने बाद भी ना तो राष्ट्रपति पुतिन पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकने को। ऐसे में युद्ध खत्म होने की संभावना तो दूर, बल्कि दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की आहट सुनाई दे रही है। जेलेंस्की अपने देश को वॉर की तबाही से बचा सकते थे, लेकिन उन्हें 30 देशों के संगठन नेटो पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि अगर रूस हमला करता है तो नेटो उनकी ओर से युद्ध में कूद जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जेलेंस्की को सिर्फ हथियारों की सहायता पहुंच रही है। पिछले 8 महीनों में हजारों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। टीवी चैनलों पर दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सैकड़ों रिहायशी घरों पर मिसाइलें गिर चुकी है और लोगों के रोते बिलखते वीडियो सामने आ रहे हैं। कई जगह लाशों के ढेर बरामद हो चुके हैं। अमेरिका का अनुमान है कि इस युद्ध में रूस के 60,000 से अधिक सैनिक हताहत हो चुके हैं। विनाश का ये मंजर अब दुनिया के सामने है। लोग महसूस कर रहे हैं कि 2 राष्ट्राध्यक्षों की जिद ने हजारों जिंदगियां ली और कई लाख लोगों का आशियाना उजड़ गया। काश 2 राष्ट्राध्यक्षों का अहम न टकराता और चिंगारी भड़ककर युद्ध में तब्दील नहीं होती, तो दोनों देशों में अभी भी शांति होती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।